हेयर फॉल कब हेयर लॉस में बदल गया। अभी झड़ रहे हैं अब ठीक हो जाएंगे, तो आप शैम्पू के भरोसे हेयर फॉल पे नहीं रह सकते। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो गए, बट कोई ये ना सोचे कि अब अकेले ये टोपी पहन के बैठ जाऊंगी, इसके ऊपर बहुत प्रेशर बहुत है बेचारे डर्मारोलर की। अल्कोहल फ्री, एग्जैक्टली। पेशेंट जो अनियन जूस लगा के स्कैल्प इरिटेट हो रहा है, अनियन ऑयल इज गोइंग टू बी अ स्मार्टर चॉइस। कि ऑयलिंग नहीं कर रहे तो हम पता नहीं अपने बालों के साथ कितना अन्याय देखिए आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से बाल उग गए, हेयर फॉल हुआ तो स्ट्रेस लिया, हेयर फॉल का ही स्ट्रेस ले लिया तो हेयर फॉल और बढ़ गया। कि जिम का सप्लीमेंट खा रहे हैं, नेचुरल टीएसटी ब्लॉकर उतना तो खाना शुरू करें। बाल अगर ग्रे हो गए हैं तो रिवर्स हो सकते हैं। केराटिन की आदत पड़ गई है, केराटिन खत्म होने से पहले ही हम अगली बार फिर केराटिन करा लेते। नजर हटी दुर्घटना घटी। ऑयलिंग को रिप्लेस कर दें कंडीशनर से। व्हाट इज द गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ हेयर लॉस? तो ये है PP405। हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नंदिनी दादू। आई एम डॉक्टर निवेदिता दादू। एंड आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट करने वाले हैं विच इज अबाउट हेयर फॉल। सिंस अगस्त जो है एक हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ है, तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे हमारा स्ट्रेस कम हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्टर निवेदिता, आप इतना ज़्यादा इन जनरल हेयर लॉस और हेयर फॉल देखते हो, मेल्स में, फीमेल्स में, अब तो खैर बच्चों में भी, तो आपके हिसाब से क्या एक कॉज है कि भाई ये हम गलती कर रहे हैं? हेयर फॉल कब हेयर लॉस में बदल गया और क्या कारण है कि हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडरलाइन कॉज को एड्रेस करना। तो काफ़ी बार हेयर फॉल होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये अभी झड़ रहे हैं अब ठीक हो जाएंगे, नॉट नोइंग दैट देयर कुड बी सम अंडरलाइन कॉज विच इफ लेफ्ट अनट्रीटेड तो वो हेयर फॉल होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यंग गर्ल्स में बहुत ही कॉमन है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में, कि आयरन डेफिशिएंसी। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया में यूजुअली लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उतना आयरन हमें मिलता नहीं है खाने में, तो ये आयरन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल बहुत हो रहा है। थायराइड मल्टीपल टाइम्स अनडायग्नोज जाता है, जब हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं तो थायराइड इशू निकल के आता है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेस ऑफ कोर्स ईजियर सेड देन डन, किसी की लाइफ से निकल नहीं सकता स्ट्रेस। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग, मेल्स में स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दे आर सर्टन थिंग्स जो कि हम फिक्स्ड पैटर्न्स हैं हमारा वही लाइफस्टाइल है और हम सोच रहे हैं कि सब कुछ बायोटिन की गोली से ठीक हो जाए और उससे कुछ हो नहीं रहा है। और फिर अल्टीमेटली कई बार ये भी होता है कि देयर अदर काइंड्स ऑफ हेयर फॉल जिसमें कि आपका स्कैल्प एग्जामिन होगा तो जब पता चलेगा कि इट इज सिकाट्रिशियल स्कारिंग एलोपेशिया, इट्स एलोपेशिया एरियाटा, देयर मल्टीपल थिंग्स। जैसे हम अभी पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम उसको एड्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि हर चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ काम नहीं करती। आपकी अप्रोच आपके डायग्नोसिस के हिसाब से चेंज होगी और उसी वजह से फिर आपका रिजल्ट भी और बेहतर होगा। सो बच्चों में क्या कारण निकल के आ रहा है? मतलब आजकल मैं देख रही हूँ 16 साल 17 साल के बच्चे दे आर हैविंग हेयर लॉस हो रहा है या सब कुछ है, बट और वो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं एंथुसियास्टिकली, बट स्टिल दे आर नॉट रीचिंग वहाँ पे। तो आप क्या कहोगे कि बच्चों में क्या रीजन है? फीमेल्स में तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। 16-17 साल के बच्चों में आजकल डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, हेल्दी डाइट नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, विटामिन डी, B12, थायराइड, आयरन डेफिशिएंसी। फीमेल्स में तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। मेल्स में भी ये है कि फीमेल्स की तरह ही हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग हो रही है, जेल्स वैक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री अगर थी, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री है मैटरनल या पैटर्नल साइड में मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, गंजापन है, लेकिन फादर के 45 में झड़ने शुरू हुए, आपके 20-21 में ही झड़ने शुरू हो गए। वो भी हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो आजकल 21 साल के बच्चे को है वो पहले किसी ज़माने में 45 साल के आदमी को होता था, वो हो गया। डाइट अनहेल्दी है, स्मोकिंग कम एज में शुरू हो गई। कोविड की वजह से देखा गया है कि बहुत ही कम एज में बाल झड़ना शुरू हो गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब बाल झड़ना शुरू हुए तो पहले तो 6-8 महीने 1 साल तो हम खुद ही लगा लेते हैं कि हम अभी झड़ना रुकेंगे, अभी झड़ना रुकेंगे, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। कोई नुस्खा घर का हम ट्राई कर लेते हैं कि अब झड़ना रुक जाएंगे, प्याज का रस लगा लिया, ये कर लिया। शैम्पू में बहुत लगाते हैं, तो शैम्पू का तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। कई बार पेशेंट क्लिनिक में आके बोलते हैं कि डॉक्टर हेयर फॉल हो रहा है, शैम्पू बता दो। तो ये मैं एक मिथ बहुत बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ। जो चीज़ आप 2 मिनट के लिए लगा रहे हो उससे ना फायदा होना है ना नुकसान होना है। तो आप शैम्पू के भरोसे हेयर फॉल पे नहीं रह सकते। आप शैम्पू लगा के कुछ भी नहीं रोकने वाले। वो आप लोग सोचते हैं बस हमने शैम्पू चेंज कर लिया तो अब हेयर फॉल रुक जाएगा, whereas shampoo is not doing anything to the underlying cause. If it is thyroid, that needs to be addressed. If it is a nutritional deficiency, that needs to be addressed. So कारण पकड़ में आ नहीं रहा। शैम्पू से इतनी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि शैम्पू रोक दे बाल, जबकि उसको 2 मिनट के लिए हफ्ते में 3 बार लगाया जा रहा है, तो वो क्या ही चमत्कार करने वाला है। अच्छा, एक मेरे को चीज़ बहुत जाननी है आपसे कि क्या आप बोल सकते हो कि डैंड्रफ और हेयर फॉल एक चीज़ है या वो दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं? ऑब्वियसली दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं सो दे डू नॉट नो कि डैंड्रफ
इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हैविंग हेयर फॉल। नहीं। तो हमेशा वो ऐसे एड्रेस करते हैं कि हाँ डैंड्रफ तो है ही बट वो नहीं है अभी प्रॉब्लम हेयर फॉल। हाँ, सो डैंड्रफ इज अ सेपरेट इशू। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है वो मैं मानती हूँ, लेकिन डैंड्रफ को अलग से भी एड्रेस करना जरूरी है बिकॉज द स्कैल्प नीड्स टू बी हेल्दी। एंड डैंड्रफ के केस में दैट्स द ओनली शैम्पू दैट आई विल रेकमेंड कि हाँ इफ यू हैव डैंड्रफ देन यू नीड अ सेपरेट शैम्पू। फॉर एवरीथिंग एल्स यू कैन यूज एनी शैम्पू ओवर द काउंटर जो सब लोग करें, क्योंकि अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम से शैम्पू से सॉल्व होने नहीं वाली। डैंड्रफ इज द ओनली प्रॉब्लम जो शैम्पू से भी सॉल्व होने के चांसेस हैं। डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, अदरवाइज भी स्कैल्प क्लीन रखना जरूरी है। और अगर डैंड्रफ क्लीन नहीं होगी तो हेयर फॉल होगा, इची होगा स्कैल्प, ग्रीजी हो सकता है स्कैल्प, और मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। राइट। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि अगर आप कॉजेस ऑफ हेयर फॉल की बात करोगे तो आप कहोगे कि स्कैल्प हाइजीन डेफिनेटली, हाँ। दूसरा आप कहोगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तीसरा आपने कह दिया लाइफस्टाइल जिसमें कि स्लीप पैटर्न भी है, हाँ, stress भी लाइफस्टाइल है। में सब कुछ है, हेयर कलरिंग है, हेयर अप्लायंसेज है, रोज स्ट्रेटनिंग हो रही है, केराटिन कराया जा रहा है, स्मूथनिंग कराई जा रही है, क्या कलर यूज हो रहा है बार बार। अच्छा, स्ट्रेस, जो लोग बालों को टूटने के बाद उनकी फोटो खींच के अपने फोन में रखते हैं कि हाँ। क्या आपको लगता है वो साइकोलॉजिकल वो देता है? हाँ नहीं, वो तो है ही है, वो तो बाल लेकर आते हैं क्लिनिक में कि देखिए इतने झड़ गए, फिर वो वॉशरूम की सिंक की फोटो लेकर आते हैं कि देखिए ये इतने झड़ रहे हैं, तो जस्ट वांट टू टेल यू कि ये सिचुएशन है, अब आप समझ लो। बट वो तो है ही है कि वो तो ये चीजें आप करो तो आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा और स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस से फिर हेयर फॉल और बढ़ेगा। मैं एक बार ये क्वेश्चन को बोला कि आप जितनी बार गैलरी में जा रहे हो उतनी बार आप अपने बालों के वो लॉट की फोटो देख रहे हो और फिर कह रहे हो कि नहीं इट इज नॉट गिविंग मी स्ट्रेस, आई जस्ट नो कि ये हेयर फॉल हो रहा है, सो आई जस्ट टोल्ड हर कि आप इमीडिएटली डिलीट करो ये फोटो। सो एनीवेज, इसके अलावा हमारे कारण है वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोनल, सीजनल। पहले हम सीजनल बात करते हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द अगस्त बीइंग द हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ। सो व्हाट इज योर टेक कि ये सीजनल है? सो सीजनल हेयर फॉल तो जो होगा तो ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न कि मॉनसून में ही हो रहा है, तो और उसके अलावा वो यही है कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है बालों का, मॉनसून में क्यों हेयर फॉल हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी है कि जब बाल थोड़े से वेट रहते हैं तो वो आसानी से टूटते हैं, झड़ते हैं, ब्रिटल और फ्रिजी हो जाते हैं। जितने वो उनमें फ्रिक्शन कम रहेगी, अगर वो उतने वेट नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो उतना डैमेज कम होगा। तो मॉनसून की वजह से, इस वजह से हेयर फॉल होता है। ऑफ कोर्स हमें सही विटामिन्स खाते रहने हैं जो हम ध्यान रख रहे हैं। क्या कॉल बोलूंगा तो विंटर्स में बाल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राई बाल हैं विंटर्स में, और फिर वो आपका स्वेटर पे चिपक रहे हैं, आपके वुलन क्लोथ्स में चिपक रहे हैं, या आपका डैंड्रफ भी बढ़ जाता है जैसे विंटर्स में। हाँ, जनरली तो डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, तो डैंड्रफ से भी हेयर फॉल हो रहा है। तो जैसे आप सीजनल हेयर फॉल है, सीजनल के बारे में आप क्या कहोगे कि हाउ इज दैट अ इम्पोर्टेंट कॉज सीजन से रिलेटेड? हाँ, सो मॉनसून में बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी जब होगी बढ़ेगी तो बाल ऑब्वियसली ज़्यादा ब्रिटल होंगे, वीक होंगे, टूटेंगे, झड़ेंगे, क्योंकि बाल भी वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बाल जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, वो एकदम टूटेंगे, झड़ेंगे। दिस इज़ इन मॉनसून। अब अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में भी बाल झड़ते हैं, वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि बाल ड्राई हैं, हवा ड्राई है और आपके बाल हर जगह चिपक रहे हैं, वुलन जो पहने उसमें चिपक रहे हैं, कोम्ब आपने लगाया तो कोम्ब में वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज नहीं करता तो वो उसमें भी चिपक रहे हैं, हर जगह बाल चिपक रहे हैं ड्राई वेदर की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। उसकी वजह से सर्दियों में वो बहुत झड़ते हैं, प्लस ऑफ कोर्स डैंड्रफ होती है सर्दियों में तो उसकी वजह से भी झड़ेंगे बाल। एंड नाउ द वेरी कॉमन हार्मोनल हेयर लॉस है कि हेयर फॉल है, वो आप एक बार बताओ। हाँ, तो हार्मोनल हेयर फॉल में ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी झड़ रहे तो भी आपको लगेगा कि उतने बचे ही नहीं है जो 6-8 साल पहले थे। देखिए बाकी सारे जो हेयर फॉल है उसमें तो झड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन हार्मोनल हेयर फॉल में हो सकता है कि झड़ चुके जितने झड़ने थे झड़ नहीं रहे, झड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन लग रहा है कि उतने बचे ही नहीं है जितने 6-8 साल पहले थे। और धीरे धीरे आपको लग रहा है कि बालों की क्वालिटी भी खराब हो रही है, ड्राई फ्रिजी ब्रिटल भी हो रहे हैं, माथा चौड़ा हो रहा है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, अंदर से फीमेल्स में मांग चौड़ी हो रही है, पोनीटेल पतली हो रही है। दिस इज द ग्रेजुअल हेयर फॉल वेयर यू डोंट सी अ लॉट ऑफ हेयर फॉलिंग, बट यू नो कि कुछ तो चल रहा है कि जिसकी वजह से ये उतने बचे ही नहीं हैं जितने पहले थे। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बार क्योंकि ये हम पेशेंट से बहुत बार बोलते हैं, अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, आपने उसको ट्रीटमेंट करके हेयर फॉल रोक दिया, अब उसको अपने स्कैल्प पे कब से एविडेंट चेंजेस दिखेंगे कि वो कहे कि हाँ बेटर है? सिर्फ बाल टूटना रुकना ही आई डोंट थिंक इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर देम, उनके लिए वो भी ज़रूरी है कि आप डेंसिटी इंप्रूवमेंट देखो।
आप कितना टाइम कहोगे कि भाई अगर मैंने ट्रीटमेंट किया है तो इतने टाइम बाद अब आप स्कैल्प में डेंसिटी इंप्रूवमेंट? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हेयर फॉल ही रुकेगा, उसके बाद डेंसिटी बढ़ेगी। तो जो भी एफर्ट किया जा रहा है वो हेयर फॉल रोकने में जो आज के दिन है उससे तो कम ना हो कम से कम। उसके बाद डेंसिटी, अब डेंसिटी का ये है कि 3 महीने तो लगते हैं बाल को इस लेंथ पे आने में, तब तक तो 3 महीने तो वैसे ही आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और 3 महीने में आपको जाके समझ आएगा कि वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर अ डर्माटोलॉजिस्ट इज डूइंग इज एक्चुअली हेल्पिंग, इट इज एक्चुअली वर्किंग एंड यू कैन एक्चुअली सी रिजल्ट्स कि बाल, उससे पहले तो आपको भी तसल्ली नहीं होगी कि हाँ बाल उग रहे हैं एक्चुअली। सो अब हम स्कैल्प एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर जो लोग देखते हैं अपने स्कैल्प पे, और फिर वो इसको डैंड्रफ मान लेते हैं मेरे ख्याल से, और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है? हाँ, दिस इज डैंड्रफ, दिस इज कॉल्ड सिबोरिक डर्माटाइटिस। सिबोरिक डर्माटाइटिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, और वो ऑब्वियसली सही टाइम पे ट्रीट ना हो तो वो फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फेस पर भी बाकी जगहों पर भी आ जाएगा। और इसके लिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करने हैं, पर इस लेवल का जो है इसमें एक कोई हल्का फुल्का एंटी डैंड्रफ शैम्पू काम नहीं करेगा। आपको बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दीज डेज वी हैव एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जिनमें डेड सेल्स भी रिमूव हो रहे हैं और चिपकी हुई पपड़ियाँ भी झड़ रही हैं, जैसे शैम्पूज दैट हैव एंटी फंगल विद सैलिसिलिक एसिड, ताकि वो हेल्प करे। ऑयलिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि फंगस और पनपती है तेल लगाने से, तो उस समय रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये फंगस अल्टीमेटली और बढ़ेगी। और इस लेवल का जब हो तो आप कैरावाइव एक्सपो या कैरावाइव एडवांस ट्रीटमेंट्स हमारी क्लिनिक से करवा सकते हैं। उनके बेनिफिट्स ये हैं कि चिपकी हुई पपड़ियाँ तो उतरेंगी, साथ में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू ड्राइनेस कर देता है, और उसके बाद जो हेयर फॉल उसकी वजह से, एंटी डैंड्रफ शैम्पू की वजह से, बाल ब्रिटल होने की वजह से झड़ते हैं, वो कैरावाइव एक्सपो में नहीं होंगे। प्लस स्कैल्प विल बी हेल्दियर, क्लीनर, जो स्केल स्टक हैं स्कैल्प पे वो उतर जाएंगे, और शैम्पू जो हल्का भी यूज़ करोगे तो वो अच्छे से अंदर पेनिट्रेट करेगा। वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें कि आप डैंड्रफ का शैम्पू जब तक यूज करो तब तक ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू स्टॉप वो वापस आएगा? तो आप इसको क्या बोलोगे? मतलब जो देखिए, now you need to understand that dandruff is a fungal infection and there is a reason why you have it. मतलब घर में बाकी लोग भी हैं, वही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वही पानी से सर धो रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही स्ट्रेस लेवल है, लेकिन सबको नहीं हो रही इस लेवल की डैंड्रफ। इसका मतलब योर स्कैल्प्स एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर फंगस टू ग्रो। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू मे हैव टू डील विद दिस ऑल योर लाइफ। तो आप जिस लेवल का आपने दिखाया फोटोग्राफ में, उसमें तो हमें हो सकता है ओरल एंटी फंगल टैबलेट्स भी देनी पड़े फंगस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद वी मे बी एबल टू रीच अ स्टेज जहाँ पे आपको हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना हो। लेकिन आप सोचें कि नहीं ऐसा कुछ कर दो 6 महीने में कि मुझे आगे 5 साल तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ ना करना पड़े, वो नहीं हो रहा, क्योंकि सब कुछ सही करते करते भी तो ये हो गया ना। मेंटेनेंस पे रहना है, मेंटेनेंस पे रहना है, ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी एक सीजन में आपको करना हो, बाकी कुछ सीजन्स आपके निकल जाएं विदाउट एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दैट्स आल्सो क्वाइट पॉसिबल। नाउ आई शो यू द अनदर पिक्चर व्हिच इज दिस। काफी बार लोग इसको भी डैंड्रफ समझ लेते हैं। Oh, So how yes. do you say हाँ, this is different? this is scalp psoriasis. Psoriasis is totally different from dandruff. Psoriasis is an autoimmune disease. It can happen on the body or on the scalp. और differences बहुत सारे हैं। इसमें redness भी थोड़ी होती है। Unlike fungal infection, इसमें चिपकी हुई पपड़ियाँ होंगी. This is drier than seborrheic dermatitis or dandruff, because dandruff may be a little greasy also sometimes, and इसमें खुजली भी और ज़्यादा होगी, और इसका मैनेजमेंट भी बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको एंटी फंगल शैम्पूज अकेले काम नहीं करेंगे, तो आपके लिए टार शैम्पूज बने हैं, और इसमें ऑयलिंग फ़ायदा करेगी। अनलाइक फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, सेबोरिक डर्माटाइटिस जिसमें तेल नहीं लगाना, तो इसमें तेल लगाने से रिलीफ भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा, और हमें इसमें भी पपड़ियाँ निकालनी हैं तो हम टार बेस्ड शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डैंड्रफ का शैम्पू लगा ले तो? डैंड्रफ का शैम्पू लगा ले तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना सही शैम्पू लगाने से काफ़ी जल्दी हो जाता फ़ायदा। ये आप मुझे बताओ, दिस इज वेरी कॉमन। लोग आते हैं कि अचानक से एक पैच दिखने लग रहा है और बाल चले गए हैं इस एरिया के, तो आप क्या कहो? So this is alopecia areata. Alopecia areata again is an autoimmune problem. Autoimmune बीमारियां वो होती हैं जिसमें आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं उस स्पेसिफिक स्किन सेल के लिए, यानी कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं आपके बालों के अगेंस्ट व्हेन इट इज़ एलोपेशिया एरियाटा। जब वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव होंगी तो आपके बाल अचानक से झड़ना शुरू हो जाएंगे। बाल जब झड़ेंगे तो इस तरह से कॉइन शेप्ड पैचेस बनेंगे,
और इसमें कोई दर्द जलन खुजली कुछ नहीं होगी, और इसको कॉमनली लोग ये बोलते हैं कि कीड़ा लग गया। ये कीड़ा नहीं लगता है। कई बार बाबा ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपको जलन दर्द कुछ नहीं हो रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैच बन गया है। तो कई बार लोग आके बोलते हैं ये तो कीड़ा लग गया, कई बार बियर्ड में भी होता है, कहीं भी होता है, तो कीड़ा लग गया। तो कीड़ा नहीं लगा है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज, और इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। और इसमें आपके इम्यून सेल्स ही आपके स्किन के, बालों के सेल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये कई बार तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप बाल आ जाते हैं। बाकी लोगों में रिक्वायर्स एग्रेसिव मैनेजमेंट। इसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं, विटामिन की टैबलेट्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफ़ी रिलेट किया गया है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लगाने की क्रीम्स वगैरह करने से यू विल सी अ हेयर ग्रोथ। And for people where they feel that their patches are increasing in size or number, then it means the disease is very active। तो आपको बहुत ज़रूरी है तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना, ताकि ये इतनी आगे स्टेज पे ना पहुंच जाए। फीमेल्स बहुत कॉमनली दे नो कि ऐसे बाल जा रहे हैं, तो इसको आप परमानेंट कहोगे, टेम्पररी कहोगे, क्या कहोगे? देखिए, इसमें मुझे 2 डायग्नोसिस लग रही हैं। पहली डायग्नोसिस तो है ऑफ कोर्स फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस लाइक मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज़ अ हार्मोनल इशू, जिसमें ये होता है कि धीरे धीरे आपका माथा चौड़ा हो रहा है, आगे से बाल हल्के हो रहे हैं, साइड से हल्के हो रहे हैं बाल, और आपको लग रहा है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है। सो दिस इज़ वन डायग्नोसिस। तो वो तो एक चीज़ हो ही सकती है कि जो ये है कि जिसमें आप देखेंगे कि अंदर से भी इनकी मांग चौड़ी हो रही है और धीरे धीरे बाल हल्के होते जा रहे हैं, पोनीटेल पतली हो रही है। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड दैट आई थिंक इट कुड बी इज ट्रैक्शन एलोपेशिया। नाउ ट्रैक्शन एलोपेशिया इज टोटली डिफरेंट। ये होता है बच्चों में, यंग लड़कियों में, या एडल्ट्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर, जो टाइट खींच के पोनीटेल बनाते हैं। तो वो टाइट खींच के पोनीटेल बनाने से धीरे धीरे ये बाल टूटते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे, और धीरे धीरे, एकदम से नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ बाल आने ही बंद हो गए हैं। तो पोनीटेल थोड़ी लूज बनानी है, या ऊपर के बाल को अलग से बांध के बनाना है, उस तरीके से। मतलब बेसिकली यू हैव टू चेंज योर हेयर स्टाइल ताकि ये यहाँ ना हो। तो इनमें ट्रीटमेंट्स काम कर जाएंगे? हाँ, तो इनमें ट्रीटमेंट्स काम करते हैं। अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या हार्मोनल हेयर थिनिंग के हिसाब से करें तभी भी देयर आर ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन। ट्रैक्शन एलोपेशिया में तो थोड़ा और ही ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो वो तो करना ही है कि तुरंत अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, नहीं तो वो बाल परमानेंटली इतने डैमेज हो जाते हैं कि फिर वो लगाने के लोशन से बाल वापस नहीं आ पाते। एंड वैसे ही हमारे पास मेल पैटर्न है, तो मेल पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि हेयर लाइन दिखी गई, तो बहुत टिपिकल है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है कि मेरे स्कैल्प पे अब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यस, एंड यू रिपोर्ट टू। तो मेल पैटर्न हेयर लॉस जो ये है, इसमें यही है कि जैसे वही है कि पार्टिंग धीरे धीरे, और ये आगे से गंजापन हो रहा है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, ये एक कॉमन है। काफ़ी बार लोगों की हेयर लाइन इंटैक्ट होती है लेकिन क्राउन से बाल एकदम खत्म हो जाते हैं, तो वो भी एक कॉमन पैटर्न है। Either ways, the diagnosis is going to remain the same. It is male pattern baldness, which is happening because of your own testosterone. Testosterone बालों पे चिपक रहा है DHT के फॉर्म में, और बालों को हल्का कर रहा है, घनापन कम हो रहा है, और कम एज में भी शुरू हो रहा है। जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में डिस्कस किया था कि कम एज में भी आजकल 21-22 साल के लड़कों को वो प्रॉब्लम हो रही है जो पहले 40-45 में होती थी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस लेवल्स, देयर डाइट, देयर लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, स्मोकिंग, कोविड, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हार्ड वाटर, कि वो धीरे धीरे थिनिंग होती जा रही है। अगर आप 17 साल का बच्चा है और उसको इस टाइप का दिख रहा है, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट ओपिनियन? नहीं, वो तो है ही है कि ठीक है, हम उनको बता देते हैं कि ये दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स। मे बी इट इज़ योर स्ट्रेस लेवल, मे बी अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, मे बी ही इज़ अ स्मोकर। दीज कुड बी द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स। बट जो भी फैक्टर रहे, अब बच्चे के तो बाल हमें ठीक करने हैं, तो ठीक करने में ये है कि मैं समझाती हूँ कि भाई हम पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन के सारे टेस्ट कराएंगे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और उसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स कम करना, स्मोकर हैं तो कम करना, बंद करना फॉर अ 17 ईयर ओल्ड, और साथ में लोशंस लगाने के। इतने से हम 17 की उम्र में शुरू करेंगे। देन माई नेक्स्ट प्लान वुड बी, इफ दे आर कन्विंस्ड, एटलीस्ट नेचुरल DHT ब्लॉकर्स, इफ नॉट फिनास्ट्राइड। तो 17 की उम्र में नेचुरल DHT ब्लॉकर्स विच हैव सॉ पामेटो एक्सट्रैक्ट, पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो एटलीस्ट उतना तो खाना शुरू करें कि कहीं कुछ तो आपको फ़ायदा दिखे। ऑलराइट, सो हमने स्कैल्प एनालिसिस कर लिया है। अब मेरे को जो एक और बहुत अच्छा सेक्शन है विच आई वांट टू इज कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि हेयर लॉस और हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है, तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये कर लो वो कर लो। सो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी और आप मुझे बताओगे कि हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट, कि वो कितना अमेजिंग है
या नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सो आई शो यू द फर्स्ट पिक्चर विच इज हाँ, सो दिस इज एलईडी लाइट। तो रेड लाइट थेरेपी इज गुड। अब इसका ये है कि ये साइंटिफिकली तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे काम करती है, तो उससे ये होगा कि आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होंगे और हेयर फॉल रुकेगा और धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगी। पर ये थोड़ा लंबा रास्ता है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि अकेले इसके भरोसे रह सकते हैं। यूएसपी इसकी ये है कि पेन नहीं हो रहा, मेहनत नहीं है, टोपी पहन के बैठ गए, घर पे कर सकते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना, हफ्ते में 3-4 बार कर लो, रिजल्ट्स विल बी ओके। बट ये मैं कहूँ कि अकेले इस पे रिलाई कर सकें, देखिए वैसे भी कोई भी हेयर फॉल हो, वट एवर बी द डायग्नोसिस, इट इज ऑलवेज गॉट टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, कि आपको चारों चीजें एक साथ करनी है। ये नहीं कर सकते कि अभी एक बायोटिन खा के देख लेता हूँ, नहीं ठीक हुआ तो अगला करूंगा, तब तक तो आपके और 50% झड़ जाएंगे। तो इफ़ यू आर रेडी टू गो फॉर दिस कैप तो ये अच्छा रहेगा। साथ में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो साथ में लगाने का सिरम, साथ में डैंड्रफ है तो वो साथ में, स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग को कम करना, हमेशा ही सारी चीज़ें करनी होंगी। अब इसी में ऐसे भी आजकल आते हैं हेयर कोम्स और एग्जैक्टली वो उसमें मल्टीपल अलग अलग कलर्स की लाइट होती हैं एंड दीज क्लेम कि हर लाइट का अलग फंक्शन है। जैसे देयर इज पर्पल लाइट जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो जो आपके नर्व सप्लाई है हेयर फॉलिकल की उसको ठीक करेगी। देयर इज ग्रीन लाइट, वो क्लेम करते हैं कि वो डैंड्रफ को ठीक करती है। रेड लाइट तो हमने बात कर ही ली। तो ऐसे अलग अलग लाइट्स का अब ये देयर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आल्सो दैट से कि हाँ दे आर बेनिफिशियल, बट कोई ये ना सोचे कि अब अकेले ये टोपी पहन के बैठ जाऊं तो उससे हो जाएगा, तो ये अकेले कैप इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो मुझे बताओ कि 10 में से कितने नंबर दोगे? I'd say 4. ठीक, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें और बात करनी चाहिए। अब हम करेंगे सेकंड प्रोडक्ट पे बात। ओके, दिस इज वेरी कॉमन अगेन। So this is good. Derma roller is good and it is Is it effective. being misused or being used correctly? What do you think about this? Well, I'd say ये यूज ऐसे हो रहा है कि इसके ऊपर बहुत प्रेशर बहुत है बेचारे डर्मा रोलर के। हाँ, परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत इसके ऊपर है कि इसको इतना ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन है, वो मैं कहूँगी, क्योंकि ये काम ज़रूर कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बार आप कर रहे हो हफ्ते में, क्या प्रेशर लगा रहे हो, नुकसान ज़्यादा ना हो जाए फ़ायदे से। हाँ एग्जैक्टली तो 0.25 0.5 मिलीमीटर के डर्मा रोलर आप लो, हफ्ते में 3 बार आप करो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो खुद से घर में करके उसके तुरंत बाद उसके ऊपर मिनॉक्सिडिल लगा लेते हैं, विच इरिटेट्स द स्कैल्प अ लॉट। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनॉक्सिडिल वैसे ही। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यू आर डूइंग मिनॉक्सिडिल तो मे बी सुबह ये करके शाम को मिनॉक्सिडिल, और अगर आप नॉन मिनॉक्सिडिल आरसीपी जो हेयर सीरम्स आजकल आए हैं जैसे कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, तो वो सिरम आप लगाओ डर्मा रोलर करने के बाद। मिनॉक्सिडिल भी अल्कोहल फ्री, एग्जैक्टली, तो अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल्स आजकल आ गए हैं, वो आप लगाओ। तो डेफिनेटली अगर आप सही एक्सपेक्टेशन रखोगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो यू विल बी हैप्पी विद डर्मा रोलर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कितने दिन में आ जाएंगे। जो लोग इसके कैंडिडेट हैं वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लोग हैं, उनको सारी जिंदगी मेहनत करनी है। मैं बहुत रिलीजियसली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैंने देखा है पेशेंट्स को कि 3 महीने बाद दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, बट द प्रॉब्लम इज कि वट एवर यू आर डूइंग नाउ यू विल हैव टू कीप डूइंग टिल यू वांट योर हेयर। ये चीज ऐसी नहीं है इनमें से कुछ भी कि आप सोचो कि बस मैं 6 महीने डर्मा रोलर कर लिया तो अगले 2 साल तक बाल अच्छे रहेंगे। हाँ, एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं है कि 5 दिन कर लिया उसके बाद हो गया काम। हाँ, कैफीन बहुत पॉपुलर हो गया अचानक से कि हेयर ग्रोथ कर रहा है बहुत ज्यादा, तो अब आप मुझे इसके बारे में बताएं। हाँ, तो देखिए कैफीन इज गुड, साइंटिफिकली प्रूवन। कैफीन के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये हेयर फॉल को भी रोकता है, इसका डीएचटी को ब्लॉक करने में भी रोल है, साइंटिफिक एविडेंस निकल के आया है, और ड्राइनेस और फ्रीजीनेस भी बालों की कंट्रोल करता है कैफीन। लेकिन लाइक आई सेड, अकेले कैफीन कुछ नहीं करेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और साथ में, प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन वन सिंगल थिंग, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड बाय द टाइम यू रियलाइज दैट इट इज नॉट हेल्पिंग, देन इट विल बी टू लेट। तब बच्चे कुछ बाल भी जा चुके होंगे। तो इट कुड बी वन ऑफ द 10 थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर योर हेयर, बट यू कांट रिलाई ऑन कैफीन अलोन। तो अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊं जिसमें कि रिडेंसिल भी हो, कैफीन भी हो, कीटोकोनाजोल भी हो, मिनॉक्सिडिल भी हो, फिनेस्टाइड भी हो, तो आप क्या बोलोगे कि
क्या ये काम करेगा? हाँ, सो देखिए मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये है कि जब हेयर फॉल लेके पेशेंट्स आते हैं तो आई डोंट प्रिस्क्राइब मिनॉक्सिडिल, बिकॉज मिनॉक्सिडिल से हेयर फॉल शुरुआत में बढ़ेगा, उसके बाद हेयर फॉल रुकेगा, बाल उगना शुरू होंगे, फिर उसके बाद जब मिनॉक्सिडिल छोड़ दिया तो जो मिनॉक्सिडिल की वजह से बाल आए थे वो फिर झड़ जाएंगे. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनॉक्सिडिल, but there are products available which have Redensil, Procapil, Capexil, caffeine. सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ है. If you are comfortable with topical finasteride, you can go ahead with this. If you're not comfortable with topical finasteride, तो आप minoxidil with ये lotions आ रहे हैं वो. And if you have very severe hair fall, I'd suggest you go for RCP, Redensil, Capexil and Procapil without minoxidil. Let the hair stop falling first and then switch to the next step, which is minoxidil. तो कैफीन को एज एन इंग्रेडिएंट आप कितने नंबर दोगे? 4. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 नंबर से ज़्यादा इनमें से किसी को नहीं मिलेंगे. एंड इसको? हाँ, so onion oil works. There is a scientific evidence that it works, and I've made a full video also on onion oil, why it works, how it works, and all of that. अनियन जूस नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने खुद से अपनी क्लिनिक में देखे हैं पेशेंट जो अनियन जूस लगा के स्कैल्प इरिटेट हो रहा है, तो इसलिए अनियन ऑयल इज गोइंग टू बी अ स्मार्टर चॉइस. एंड अगर तेल लगा रहे हैं तो अनियन ऑयल लगाना है, लेकिन अगर तेल नहीं लगा रहे तो इस भसड़ में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेयर ऑयल सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑयलिंग का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है. उतनी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो यू रादर अप्लाई रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल जैसा हेयर सीरम दैन अनियन ऑयल. और फिर साथ में अगर आप लगा रहे हैं अनियन ऑयल, तो आजकल तो रेडीमेड अनियन ऑयल मिल ही रहे हैं, तो फिर जब आप थोड़ा देसी नुस्खे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अनियन ऑयल लगा रहे हैं तो उस हाँ तो फिर आप एग्जैक्टली फिर उसमें आप मेथी दाना, कड़ी पत्ता, ये चीज़ें भी ऐड कर दें, क्योंकि मेथी दाना भी अच्छा रहता है हेयर फॉल रोकने के लिए. कड़ी पत्ता बालों की ग्रेइंग को कंट्रोल करता है. ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ये भी करती हैं कि डैंड्रफ भी कंट्रोल करेंगी, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे. उसमें अगर आप कैस्टर ऑयल मिला देते हैं तो कैस्टर ऑयल इज साइंटिफिकली प्रूवन की बालों की डेंसिटी बढ़ाता है. तो कैस्टर ऑयल वैसे भी हम अकेले नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत थिक होता है, तो उसको भी अनियन ऑयल में डाइल्यूट कर दिया. तो ऐसा कुछ करने से सफोला, सैफलर ऑयल, नॉट सनफ्लावर ऑयल, सफोला को अगर थोड़ा मिला देते हैं तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, ब्रिटलनेस को कमज़ोर को बालों को ठीक करता है. तो वो अगर ये सब करना है तो फिर मैं कहूँगी कि फिर ठीक है, अच्छे से ही करो, तो ये चीज़ें मिला के करो. ठीक है. और अब मेरे ख्याल से ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि जब डैंड्रफ की बात होगी तो इसका जिक्र होगा. यस. तो कीटोकोनाजोल ऑब्वियसली मैंने बहुत, दिस इज़ 1947, कीटोकोनाजोल तो मैंने प्रिस्क्राइब करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो लोग लगा कर ही आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इतना एज ओल्ड मॉलिक्यूल, इट वाज इफेक्टिव एट वन point of time, but now it is not very effective, and अकेले कीटोकोनाजोल तो definitely not effective. तो डैंड्रफ की अगर बात करें तो I will say कि please start switching to molecules that have other ingredients also, मतलब shampoos that have other ingredients besides ketoconazole, because alone it is not going to help. So shampoos that have cyclopyroxolamine, salicylic acid, selenium sulfide, इतने अच्छे अलग अलग molecules available हैं, आप वही product use करते रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा और resistance होती जाएगी फंगस की. कीटोकोनाजोल is more likely to be an OTC kind of. हाँ, now it has become OTC, इसलिए जो हमारे पास आ रहे हैं वो तो निजराल या ये कोई भी और ब्रांड का कीटोकोनाजोल यूज कर रहे हैं. बेसिक है इतना तो, और फायदा इससे नहीं हो रहा, तो इसलिए यू हैव टू चेंज द मॉलिक्यूल, तो वो करना है. कीटोकोनाजोल की अपने आप में एक खास बात ये है कि देयर आर स्टडीज दैट शो दैट ये DHT को भी थोड़ा ब्लॉक करता है. अब जब DHT को ब्लॉक करता है, और वैसे ही लोग जो मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं उनको DHT ब्लॉकिंग की ज़रूरत है, और मिनॉक्सिडिल कई बार लगाने से डैंड्रफ भी स्कैल्प में बढ़ रही है, तो ठीक है, देन दैट वेज यू कैन प्रिस्क्राइब अ कीटोकोनाजोल शैम्पू. बट वो DHT भी कितना ब्लॉक कर रहा है वो मतलब हवाई बातें इसलिए हैं क्योंकि आप शैम्पू को कितनी देर ही रख लोगे सर पे. एटलीस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल तो आप ओवरनाइट रख रहे हो, शैम्पू तो आप रखोगे ही 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो उसमें क्या ही उसका DHT ब्लॉकिंग एक्शन होना है. तो थोड़ा लंबा रास्ता है, इसलिए आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस ऑल्सो. नंबर कितने? 4? 3. क्योंकि जो काम हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस काम के लिए नाउ देयर आर फार सुपीरियर मॉलिक्यूल्स. सो अब हम थोड़े से फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में आप बताओ मुझे. पहला बहुत ही कॉमन, हम अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी देर से बात कर लेंगे, फिर भी डज ऑयलिंग द स्कैल्प एक्चुअली स्टॉप्स हेयर फॉल? नॉट एट ऑल. ऑयलिंग कुछ कर नहीं रहा है और सिर्फ मन की तसल्ली है.
पर लोग नहीं और लगाना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनको लग रहा है कि ऑयलिंग नहीं कर रहे तो हम पता नहीं अपने बालों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऑयलिंग के लिए उनको लग रहा है क्योंकि दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है कि ऑयलिंग करो, तो बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ फायदा वो कर नहीं रहा, कोई साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस नहीं है, हेयर फॉल उससे रुकेगा नहीं, हेयर फॉल का कारण आप एड्रेस नहीं कर रहे, वो हेयर फॉल का कारण कुछ भी हो सकता है, फिर भी करनी है ऑयलिंग तो कर लो, हफ्ते में एक बार ओवरनाइट कर लो, डैंड्रफ नहीं है तो, डैंड्रफ है तो बिल्कुल ही नहीं करनी ऑयलिंग। कैन सिंपली चेंजिंग शैम्पूज क्योर लॉस? नॉट एट ऑल, लाइक वी जस्ट सेड कि अंडरलाइन कॉज एड्रेस करो, 2 मिनट के लिए आप जो भी चीज़ लगा रहे हो उससे कोई चमत्कार होना नहीं है, शैम्पू से तो बिल्कुल ही नहीं होना। और शैम्पू अलग अलग तरह के मार्केट में आ रहे हैं और इतने फैंसी फैंसी आ रहे हैं जो हेयर फॉल रोकने का क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अगर आयरन की कमी है तो आयरन ही खाना पड़ेगा। ये बातें मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के टाइम पे भी बोली थी कि वो लोग कह रहे थे कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से बाल उग गए, लेकिन जबकि हमने तो अपनी क्लिनिक में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एलर्जीज भी देखी टू आदिवासी हेयर ऑयल, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और झड़ना रुके नहीं, अंडरलाइन कॉज एड्रेस नहीं हुआ। थायराइड है तो भाई थायराइड का इलाज करना है, फिर उसमें कोई भी ऑयल लगाने से या शैम्पू लगाने से नहीं होगा। सो ओनली वन सिचुएशन वेयर आई वुड रेकमेंड अ शैम्पू इज डैंड्रफ, वो शैम्पू लगाने से फ़ायदा होगा, बाकी कुछ भी हो तो सब दाएं बाएं का है। तो अगर किसी को शैम्पू यूज करना हो और आपसे बोले कि हेयर लॉस और हेयर ये तो हो ही रहा है, तो मैं केराटिन का शैम्पू यूज कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, सो व्हाट इज योर गोइंग टू बी योर टेक ऑन दैट? हाँ ठीक है, जो शैम्पू उन्हें यूज़ करना है करें, क्योंकि असली रिजल्ट तो उन वाइटामिन की टैबलेट से आना है, या वो ट्रीटमेंट जो क्लिनिक में होंगे, या वो हेयर सिरम नॉन मिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर डायग्नोसिस इज, उससे असली रिजल्ट आना है। शैम्पू आप कर सकते हो अपना भी। इज डेली हेयर वॉशिंग हार्मफुल फॉर द स्कैल्प और हेयर? नहीं, नॉट एट ऑल। ये अगेन मिसनोमर कि लोग बोलते हैं कि रोज़ सर्द होने से बाल ज़्यादा झड़ेंगे, वैसा नहीं है, उतने ही झड़ रहे हैं। बस सर जब आप नहीं धो रहे हो तो आपके बाल आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी शर्ट पे चिपक रहे हैं, आपकी ड्राइविंग सीट पे चिपक रहे हैं, हेड वॉश के टाइम पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो और मैं ये कहती हूँ कि बाल उतना ही झड़ेंगे जितना, अगर बेदिंग से बॉडी के बाल नहीं झड़ते तो सर धोने से सर के बाल भी नहीं झड़ेंगे। हेलमेट्स और कैप्स causes baldness? नॉट एग्जैक्टली बॉल्डनेस, बट येस, जितना फ्रिक्शन होगा उतना हेयर फॉल होगा। तो थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि मे बी 5-10% मोर चांसेस ऑफ हेयर फॉलिंग व्हेन इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट और कैप, तो वो कोई अगर आपको आके बोले कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है बट ये इसलिए है क्योंकि मैं हेलमेट और कैप पहनता हूँ? नहीं, मैं वही कहती हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वो अकेला कारण नहीं हो सकता। आप 10 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोविड का हो सकता है, आप लोग आके बोलते हैं कि भाई बैंगलोर में रह रहे हैं, वहाँ का हार्ड वाटर है, नोएडा में रह रहे हैं, वहाँ का हार्ड वाटर है, ये बहुत कॉमन चीज़ें मैं सुनती हूँ, तो वो होगा, लेकिन उस अकेले वो कारण नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंडरलाइन कॉज भी होगा जिसकी वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है। कैन स्ट्रेस ट्रूली मेक यू बॉल्ड? अगेन बॉल्डिंग नहीं, लेकिन स्ट्रेस तो हर कौन सी चीज खराब नहीं हो रही स्ट्रेस से। पिंपल है तो पिंपल बढ़ेंगे, अगर हेयर फॉल है तो हेयर फॉल बढ़ेगा, तो वो तो एक साइकिल है कि हेयर फॉल हुआ तो स्ट्रेस लिया, हेयर फॉल का ही स्ट्रेस ले लिया तो हेयर फॉल और बढ़ गया। तो एंड विच इज वाई दीज डेज वी हैव वेरी गुड सप्लीमेंट्स दैट कंटेन मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन हेयर फॉल के सप्लीमेंट्स में डाला ही इसलिए जा रहा है कि आप वहां से ही स्ट्रेस कम हो आपका, तो आपका हेयर फॉल रुके। Does biotin guarantee hair growth? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सबसे कॉमन है, मतलब जैसे ही आपको हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बायोटिन पे अगर आ जाऊं 2-3 महीने तो वही वो मिसनोमर है, बायोटिन से कुछ भी नहीं हो रहा, अकेले बायोटिन से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, यूजुअली मल्टीविटामिन्स की जरूरत है। और फिर आपके किस तरह के इंडिकेशंस हैं, मैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में देती हूँ। ओमेगा 3 आइड से इज वन थिंग जो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी है। अगर एक गोली खानी है तो आइड से रादर गो फॉर ओमेगा 3 दैन बायोटिन। एंड देन उसके अलावा कोई आपकी डेफिशिएंसी ब्लड टेस्ट में निकल के आती है, विटामिन डी पूरी दिल्ली का कम है, B12 सारे वेजिटेरियंस का कम है, थायराइड इश्यूज आजकल बहुत बढ़ गए हैं, तो वो जो एक प्रॉब्लम निकल के आती है, आयरन फेरेटिन बहुत सारे विमेन का, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन का, यंग गर्ल्स का बहुत कम है, तो वो सप्लीमेंट्स हैं। ड्राई फ्रिजी बाल हैं तो आजकल केरेटिन के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो केरेटिन कैप्सूल्स ले सकते हैं। ओमेगा 3 से ड्राइनेस फ्रिजीनेस बालों की अच्छी होगी। और मैं अग्री करती हूँ कि ये सारी चीज़ों का कॉकटेल कॉम्बिनेशन अलग अलग डोजेस में, जिंक खाना, विटामिन सी खाना। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे बाल हमारे पहले नहीं थे, मतलब अब हमारे विद टाइम फ्रिजी और ब्रिटल हो गए हैं
कि पहले 10 साल पहले बाल बड़े सिल्की स्मूथ होते थे, तो उसमें भी देयर इज जिंक, विटामिन सी, ओमेगा 3 का रोल, कई बार कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एंड ऑफ कोर्स वो थिनिंग वैसे भी हो सकती है कि जो एज के साथ साथ ही बाल पतले हो रहे हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो उसमें भी बालों की टेक्सचर, क्वालिटी सब खराब हो जाती है। अच्छा, इससे मुझे बायोटिन से एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग कि बहुत बार मेल्स आते हैं, दे हैव हेयर लॉस, हेयर फॉल, एंड उनसे जब भी बोलो कि आपको एक मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा, बायोटिन हो जिसमें ये हो वो हो, तो उनका होता है कि हाँ हम जिम वाला सप्लीमेंट खा रहे हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि जिम का सप्लीमेंट खा रहे हैं, जिम में मल्टीविटामिन दिया हुआ है, तो वो मैं कहूंगी कि देखिए पहली चीज तो ये है कि हेयर का सप्लीमेंट अलग होगा, दूसरी चीज आप दोनों सप्लीमेंट एक साथ खा नहीं सकते क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी, तीसरी चीज ये कि जो कर रहे थे उससे तो अगर ठीक होना होता तो अभी तक हो चुका होता और आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑब्वियसली आपका जिम का सप्लीमेंट अलोन इज नॉट हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ। हेल्प इन मेंटेनेंस, एक बार आप हाँ, पहले अपनी वो तो मैं deficiencies गमीज पूरी के कर लिए भी कहती हूँ, गमीज भी कितने लोग आके बोलते हैं हम तो गमीज खा रहे हैं, बायोटिन गमीज खा रहे हैं, तो गमीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प। जितने भी ओटीसी प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो बने ही इस तरह से चाहते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए हो, सेफ हो, नुकसान चाहे कोई ना हो, लेकिन वो फायदा नहीं करेंगे। क्योंकि गमीज का अगर आप देखें, उस पर भी मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है यूट्यूब की, तो उसमें क्या गमीज को बनाने का तरीका ऐसा है कि जिसमें वो इन्फ्यूज किया जाता है उसके अंदर, तो देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन इन्फ्यूज, तो उसमें उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आरडीए है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से, तो कोई सप्लीमेंट उसमें डाला ही नहीं जा रहा है। तो गमीज को प्लीज आप मेंटेनेंस के लिए रखें, और जब हेयर फॉल हो रहा है तो उसके स्पेसिफिक विटामिन लें, और विटामिन के भरोसे भी बहुत ज्यादा अकेले ना रहें। बाल अगर ग्रे हो गए हैं तो रिवर्स हो सकते हैं? So graying by definition is premature if it is graying before 23 years of age. Anything that is happening after 23 years of age is normal. ये तो पहली बात आप समझ लो कि 24 साल के बच्चे में अगर बाल ग्रे हो रहे हैं वो नॉर्मल डेफिनेशन से हो चुका है, वो अब आपकी प्रीमेच्योर नहीं रही है। अच्छा, ये इसमें ये है कि स्ट्रेस से ग्रेइंग हो रही है, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, आपके पेरेंट्स के किस एज में ग्रे हुए थे। एक, आपके शहर में पोल्यूशन कितना है, अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपके शहर में है तो आपके बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी ग्रे होंगे। विटामिन डेफिशिएंसीज अगर हैं तो विटामिन डेफिशिएंसी से ग्रेइंग होती है। फिर थायराइड इश्यूज़ में बहुत ग्रेइंग होती है। स्ट्रेस लेवल तो हमने बात कर ही ली कि ग्रेइंग होगी। इसमें सारा कुछ मिला के ओनली व्हाट इज रिवर्सिबल इज दैट 30% ग्रेइंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। 70% तो रिवर्सिबल ही नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे लोशंस आजकल आने लगे हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई ग्रेइंग को कंट्रोल करेंगे। वो लोशन पहली बात तो दिन में लगाना है, रात में नहीं लगाना, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो लोशन जो होते हैं वो काम ही इस तरह से करते हैं कि आप दिन में उसको लगा के फिर जब जाओगे काम पे तो 10 मिनट थोड़ी धूप भी लग जाएगी, तो फिर उससे बाल थोड़े से ब्लैक हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर 23 के बाद ग्रेइंग हो रही है तो आप तो उस कैटेगरी में ही नहीं आते जिसको आपको प्रीमेच्योर कहा जाए, प्रीमेच्योर केनाइटिस आपकी है ही नहीं। तीसरी चीज, जब उन सिरम को लगाना छोड़ोगे तो वापस से ग्रे हो जाएंगे। तो मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता इन लोशंस का, लेकिन क्योंकि लोग आगे से बोलते हैं धूप में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए। हाँ वही तो, वो धूप से तो हो ही रहे हैं, धूप से हो रहे हैं, पोल्यूशन से हो रहे हैं, स्ट्रेस से हो रहे हैं, हर चीज से तो ग्रे हो रहे हैं। अच्छा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कैन कॉज परमानेंट हेयर लॉस? हाँ यस, क्योंकि जो कर रहे हैं स्टाइलिंग उनको इतना खूबसूरत लगने की अब आदत बन गई है कि अब हेयर कलर और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस एक नेसेसिटी बन गई है। अब उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो वो इतना ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। उसके पहले चलो वो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज लगाते होंगे, सिलिकॉन स्प्रेज लगाते होंगे, लेकिन बाल अल्टीमेटली इतना डैमेज हो रहा है, इतना डैमेज हो रहा है कि वो ब्रिटल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पतला हो रहा है, थिन हो रहा है, फिर वो बीच में से टूट रहा है, और फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली यहाँ से भी झड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस, केराटिन पे भी बहुत लंबी मैंने एक वीडियो बनाई है कि केराटिन में इतना फॉर्मेल्डिहाइड है कि वो लगाने से बाल आपके थिन होने ही होने हैं, खराब होने हैं। केराटिन की आदत पड़ गई है, केराटिन खत्म होने से पहले ही हम अगली बार फिर केराटिन करा लेते हैं। अल्टीमेटली उतना फॉर्मेल्डिहाइड लग लग के बाल पूरा डैमेज हो रहा है ना। आप उस हालत में रह रहे कि आप बिना केराटिन के रह सकते, और बाल उस लायक बचे ही नहीं है कि अब उनका कुछ हो सकता। मैं तो फिर रेयर केस हूँ आपके लिए। हाँ या मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनका नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो रोज ही ब्लो ड्राई और रोज ही स्टाइलिंग वो, but I think I am taking good care. मैं कंडीशनर और ये सब। You are genetically blessed also because my father also has very good hair even in his 70s. ठीक है, सो हमने काफी मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करी। अब आप मुझे बता दो कि अगर हम बात करें कि परमानेंट हेयर लॉस हो चुका है, तो कब
मुझे सोचना चाहिए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट है, कब मुझे सोचना चाहिए कि नहीं ट्रीटमेंट्स काम कर लेंगे? हाँ, तो वो तो आपकी किस स्टेज पे है, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस उस पे डिपेंड करेगा। अगर थिनिंग है तो पहले तो हम यही कहते हैं कि ठीक है आप विटामिन्स खाइए, नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स खाइए इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फिनास्ट्राइड। खाने के फिनास्ट्राइड से कंफर्टेबल नहीं है तो लगाने की फिनास्ट्राइड। देन दीज डेज वी हैव रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपेक्सिल के साथ फिनास्ट्राइड लगाने वाला, तो वो लगाना शुरू करिए। तो इतनी मेहनत पहले, साथ में देयर आर ट्रीटमेंट्स इन क्लिनिक जो आप करवा सकते हैं, एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट जो पहले के ज़माने में पीआरपी होता था, जिससे तो खौफनाक लगता है वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें ब्लड भी लेना है आपका और इंजेक्शंस भी लगाने हैं सर में, इट्स गोइंग टू बी पेनफुल ऑल्सो। तो अब ये ट्रीटमेंट्स आए हैं जिसमें कि ब्लड भी नहीं लेना और बने बनाए ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स, हेयर बूस्टर्स, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, और सुपरफिशियली हो जाएगा बिल्कुल। तो रिजल्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, तो वो करना है हमें। तो ये तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, पर कुछ ना कुछ करते रहना है। अच्छा, तो अगर हमने बहुत जल्दी ध्यान रखना शुरू कर दिया अपने स्कैल्प का, तो क्या मैं बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड कर सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारी मेडिसिन्स अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल रोकेंगी, डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्प करेंगी। नाउ इफ़ यू आर मे बी अ 24-year-old मेल और अभी आप ये सब बातें सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उस फेज में हैं कि जहाँ यू कैन सी दैट योर हेयर इज़ नॉट व्हाट इट वाज 7-8 years बैक, और मे बी जेनेटिकली हो प्रीडिस्पोज्ड, वट एवर बी द रीज़न। तो अब आपने अपने बाल 35 की उम्र तक तो मिनिमम बचा के रखने, 35-40 तक तो चाहोगे कि बाल सर पे रहें, तो आपने ये सारी मेहनत करनी है। इन सारी मेहनत में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ वन सिंगल थिंग अलोन इज़ गोइंग टू हेल्प, तो सारी चीज़ें करनी है। साथ में मैं बोलूँ कि ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है एंटीबायोटिक के कोर्स की तरह कि जो आप 6 महीना कर लो उसके बाद अगले 3 साल बाल अच्छे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आप धीरे-धीरे थोड़े लीनिएंट हो सकते हो, मे बी ये कर सकते हो कि अभी आप महीने में एक ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो धीरे-धीरे आप 3-4 सेशंस के बाद 2.5 महीने में एक ट्रीटमेंट कराओ, साल में 4 ट्रीटमेंट कराओ, पर नज़र हटी दुर्घटना घटी है, तो ये इसको छोड़ना नहीं है, अपनी मेहनत करते रहनी है। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट की स्टेज की, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कई बार कि इफ़ यू आर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल and you have a brother with same genetic predisposition not applying minoxidil, your hair will always be more than his. But if you're doing finasteride, so and your brother is not doing finasteride, so your hair will be thicker and fuller and much more than what it would have been when you were only on minoxidil. So finasteride stops the hair fall also and tries to maintain the hair density also, unlike minoxidil जो थोड़ा थोड़ा कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करने वाली बात है, लेकिन minoxidil अकेले वो सब नहीं कर रहा। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट पहुंचने से पहले हमारा मेन फोकस है टू ट्रीट। Yes, why not? Focus तो on that that and see treat. that depends on what stage you are coming to your dermatologist. अगर आप बिल्कुल ही ऐसी स्टेज पे आ रहे हैं, grade 4 बाल बचे नहीं, सिर्फ डोनर एरिया थोड़ा है, तो चलो भाई कुछ हो सकता है। एज ऑल्सो कि हाँ एज है, तो एज में भी देखिए आजकल तो 30 साल 28 साल के लड़कों को भी इतनी ज्यादा बॉल्डिंग हो रही है कि मतलब करवा ही लो हेयर ट्रांसप्लांट। वही है कि अप्रोच आपकी डिफरेंट रहेगी टू अ 50-year-old और 100% विद अ डिफरेंट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग ऑल्सो, एज ऑल्सो, प्लस आप कितने मेहनत करके आ रहे हो, सब चीजें। आपका क्या जॉब प्रोफाइल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, या क्योंकि यंग है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा कैमरा फेसिंग हो। हाँ, यंग तो देखिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है ना, अगर कोई यंग है तो उसे तो वैसे ही कॉन्शियस ज्यादा है, तो दिस इज द टाइम व्हेन इट इज बॉदरिंग देम। 40 की उम्र में शायद उनको भी वो चीज़ बॉदर नहीं करेगी, तो इसलिए दिस इज द टाइम कि हम कितना एग्रेसिव मैनेजमेंट आपका करें। और इस पे भी डिपेंड करता है कि जब आप हमारे पास आए तब आप क्या क्या करके आए थे। अगर आप फेनास्ट्राइड खा रहे हो, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, तो मैं बोलूंगी भाई अब तो फिर अगले स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। अगर वो सब नहीं किया तो हाँ मैं बोलूँगी कि पहले ये करते हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, मे बी 6 महीने बाद फिर असेस करेंगे। अब क्योंकि हमने मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड की बात करी है, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कोई आपसे बोले कि मैं एक ही गोली खाऊंगा, मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड, तो आप कौन सा चूज करोगे मेल में? आई विल से फिनास्ट्राइड, मेल में फिनास्ट्राइड ही चूज़ करूँगी। और क्योंकि अब मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स भी आ गई हैं, तो फिर मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड दोनों ही खा लें तो और अच्छा रहेगा। नहीं खाना चाह रहे बिकॉज ऑफ यू नो हाँ। व्हाट्स द रीजन, बट अगर मिनॉक्सिडिल खाने में कंफर्टेबल है तो मैं क्या वही रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं मिनॉक्सिडिल से जो मैं फिनास्ट्राइड के फायदे बताए जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, I know जिसका कि वो दोनों का antibiotic- मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, हाँ। इसलिए दोनों के फायदे अलग हैं, दोनों साथ में लेने से बहुत बेनिफिट है। दोनों टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, कि जिसको नहीं खाना वो सिर्फ दोनों का लगाने का भी आता है। मिनॉक्सिडिल विद फिनास्ट्राइड लोशन इज ऑल्सो अवेलेबल। मिनॉक्सिडिल टैबलेट खा
लें और फिनास्ट्राइड लोशन लगा लें, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। और मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दीज आर अवेलेबल। एंड ड्यूटास्ट्राइड के इंजेक्शंस भी आजकल आ गए हैं जो हम कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में, एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड। एंड द गुड थिंग अबाउट ड्यूटास्ट्राइड इंजेक्शन इज कि फिनास्ट्राइड की गोली खानी है या लोशन के रिजल्ट्स थोड़े कम है, फिनास्ट्राइड की गोली खाना नहीं चाहते, तो ड्यूटास्ट्राइड इंजेक्शन लगाने से रिजल्ट्स विल बी सुपीरियर टू व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फिनास्ट्राइड टैबलेट। प्लस इट इज वेरी लोकलाइज्ड, तो विच इज व्हाई बिसाइड्स द रिजल्ट्स बीइंग सुपीरियर, ये भी फायदा है कि साइड इफेक्ट भी उतने नहीं है। अच्छा, फीमेल में मैं अगर पूछूं मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड की टैबलेट अगर वो खाना चाहें, क्योंकि अब नाउ दे आर गेटिंग रेस्टलेस फॉर देयर हेयर ग्रोथ, सो व्हाट डू यू से? नहीं, मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड बोथ कैन बी गिवन टू फीमेल्स ऑल्सो, डोजेज विल बी डिफरेंट एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड। बट सच्चाई वही रहेगी कि ये आप कब तक खाओगे, ये भी तो एक सवाल है ना कि आपको जब छोड़ोगे तो फिर जो उसकी वजह से बाल आए वो चले जाएंगे मिनॉक्सिडिल की वजह से। तो वो एक डॉक्टर आपको प्रोज एंड कॉन्स, रिस्क बेनिफिट रेशियो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप कितने परेशान हो उस चीज़ को लेके, आपकी एज क्या है। फॉर अ यंग गर्ल इट मे बी अ वेरी सीरियस इशू, फॉर समबडी हु इज 50 प्लस इट मे नॉट बी बॉदरिंग देम एज मच। तो फिर उनकी 50 प्लस की अपनी कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है कि, तो वो देयर मल्टीपल थिंग्स जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन हो। अब हेयर कलर की जब बात होती है तो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि बस अमोनिया फ्री हमें दे दो, तो आई थिंक दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, उससे हमारा हेयर फॉल नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके बारे में आपका क्या टेक? हाँ, अमोनिया फ्री ठीक है हेयर कलर, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारे हेयर कलर्स ख़राब हैं, सब लोग बहुत टाइम से लगा रहे हैं। लेकिन जिनको एलर्जी है वो अमोनिया फ्री और पीपीडी फ्री, पैराफिनाइलिन डाइअमीन, ये होता है पीपीडी, इससे एलर्जीज कॉमन है। तो अब जिसको हेयर कलर से एलर्जी हो रही है उसको अमोनिया फ्री कलर से फ़ायदा नहीं रहेगा, उसको पीपीडी फ्री हेयर कलर लगाना होगा। अब पीपीडी फ्री हेयर कलर के चक्कर में लोग यूज़ करने लग गए हैं ऑर्गेनिक, वेजिटेबल, केमिकल फ्री हेयर कलर्स की। पीपीडी अमोनिया छोड़ो, इसमें केमिकल ही नहीं है। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि इंडिया में हेयर कलर्स बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स के ऐसे आ रहे हैं जिनमें काला रंग लाने के लिए इंडिगो डाई यूज़ की जा रही है। इंडिगो डाई से काला रंग तो बालों को आ रहा है, लेकिन और वो वेजिटेबल, ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री हेयर कलर बन चुका है और पीपीडी फ्री भी हो गया, तो जिनको एलर्जी है पीपीडी से उनको एलर्जी भी नहीं होगी इससे। लेकिन इंडिगो डाई इतना सांवलापन ला रही है चेहरे पे कि धीरे धीरे चेहरे का कलर ब्लैक, ग्रे, पर्पल, ब्लूइश होता जा रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल चेहरे का। ये इंडिगो डाई की प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू एनीथिंग तो प्लीज ओवर एंथुसियास्टिकली डोंट स्विच टू अ वेजिटेबल हेयर कलर। प्लीज कंटिन्यू वट एवर ब्रांड यू आर यूजिंग, लॉरियल, गार्नियर, जो भी चल रहा है, रेवलॉन। लेकिन अगर आपको एलर्जी है नॉर्मल हेयर कलर से, तो इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू दीज हेयर कलर्स लाइक इंडस वैली एंड खादी नेचुरल्स एंड ये सारे जिनमें इंडिगो डाई है, इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू दीज प्लीज मूव टू hair colors that are natural, organic, chemical free and indigo free also, जिसमें कि I can recommend some brands जो आप ट्राई कर सकते हैं। There's Kerastem, there's Cutie Color, these are brands जो आप ट्राई कर सकते हैं जो इंडिगो फ्री और केमिकल फ्री और अमोनिया फ्री और पीपीडी फ्री भी हैं। हाँ, ठीक है, ओके। सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग हैं एंड बट लोग बहुत कहते हैं ना कि कलर करने से बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रे हो जाएंगे या ऐसा है, तो फिर क्या मतलब? ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कलरिंग से जल्दी ग्रे हो रहे हैं, ये इसलिए गलत है क्योंकि ग्रे होने के लिए ज़रूरत है कि जड़ के नीचे एक एंजाइम है जो आपके स्कैल्प के अंदर है, वो एंजाइम काम करता है कलर लाने के लिए। वो एंजाइम जब काम नहीं करता तो बाल ग्रे हो जाते हैं। तो वो तो ऊपर से कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिकली रॉन्ग हो गया कि ग्रे कलर जल्दी कर लिए इसलिए ग्रे हो गए। ये वैसा ही है जैसे लोग बोलते हैं कि शेविंग करने से बाल घने उगेंगे, ज्यादा उगेंगे। तो जैसे आपने बोला ना कि केमिकल एक्सपोजर अगर हो रहा है बालों को तो बाल डैमेज हो रहे हैं, तो उनको तो ये लग रहा है ना कि हम डाई कर रहे हैं तो ये केमिकल एक्सपोजर हो रहा है बेसिकली। तो इसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्ली दिस थिंग कि केमिकल एक्सपोजर की वजह से बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं। भाई यहाँ कहीं भी केमिकल लगाने से वो एंजाइम तक तो कुछ बात पहुंच नहीं रही ना, एंजाइम नीचे है जिसको ब्लैक कलर देना है, तो वो कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने इतनी बात कर ली हेयर फॉल के बारे में और हेयर लॉस, परमानेंट, टेम्परेरी, सब कुछ, मेल फीमेल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंड यू हैव डन सो मच इन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, व्हाट इज द गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ हेयर लॉस? आप बोलोगे कि ये एक चीज़ बहुत कमाल है। हाँ, तो इसमें मैं 2 ट्रीटमेंट्स के नाम लेना चाहूँगी। एक तो है जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है और आज के दिन मैं कहूँगी सबसे अच्छा है ट्रीटमेंट रिजल्ट्स वाइज, तो दैट इज़ DMC OG।
तो DMCOG इज़ अ ट्रीटमेंट जिसमें ऑटोलॉगस GFC भी है, ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स भी हैं और साथ में उसमें फॉलिक्यू है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉकटेल है ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स दैट कैन बी एडेड फॉर हेयर रीग्रोथ। जो जितना भी सब कुछ अवेलेबल है वो सब इसमें होगा और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स भी होंगे और रिजल्ट्स भी इसके बहुत ग्रेटिफाइंग हैं। तो ये दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल रेकमेंड। और अगर मैं सेकेंड ट्रीटमेंट की बात करूँ जो गेम चेंजर हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ कि अभी ये इंडिया में आया नहीं है, मतलब अभी इसमें फेज़ 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ये है PP405। PP405 एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इससे भी और नेक्स्ट लेवल, इन सारे ट्रीटमेंट से नेक्स्ट लेवल होने वाला है अगर वो हुआ तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे काम कर रहा है और जो डॉर्मेंट फॉलिकल्स हैं, मतलब वो फॉलिकल जो खत्म हो चुके हैं जिससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसमें कभी बाल उगेगा, डॉर्मेंट फॉलिकल्स को भी वो सोते हुए फॉलिकल्स को भी जगा सकता है, एक्टिवेट करेगा। इसलिए दिस इज अनदर थिंग दैट आई विल से इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर व्हेन इट गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया। Waiting for that. Okay. And now I think summing up all of this, एक अगर मैं बोलूँ एक क्विक टिप आप देना चाहोगे कि सब लोगों को कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हेयर केयर में आप मुझे बोलो एक क्विक टिप। हाँ, सो आई थिंक omega-3 और यूजिंग बेसिक रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल वाले हेयर सीरम्स, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक थिंग। सो सब लोग शैम्पू की बात कर रहे हैं, कंडीशनर की बात कोई नहीं कर रहा। हाँ, सो कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को कंडीशनर लगाना चाहिए, कैसे भी बाल हो तो कंडीशनर लगाना चाहिए। बल्कि मैं चाहूँगी कि मैं तो कहूँगी कि ऑयलिंग को रिप्लेस कर दें कंडीशनर से और 2 मिनट का काम है, आप हेड वॉश के बाद कंडीशनर लगाएं। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी ब्रिटल बाल हैं तो कंडीशनर की जगह हेयर मास्क लगाएं। आजकल हर तरह के कंडीशनर्स अवेलेबल हैं। देखिए, वो मैं अग्री करती हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि माई स्कैल्प इज़ वेरी ग्रीजी। इफ़ द स्कैल्प इज़ ग्रीजी और बाल ड्राई हैं तो यू आर मे बी ऑलरेडी यूजिंग अ शैम्पू, लाइक जितने भी ये वाइट क्रीमी टेक्सचर के शैम्पूज हैं इनके अंदर ऑलरेडी कंडीशनर है, तो काफ़ी बार आपको हो सकता है अलग से कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो एक तो चीज़ हो गई कि थिक क्रीमी शैम्पूज आप यूज़ कर रहे हैं वाइट वाले, तो वो तो उसमें इनबिल्ट कंडीशनर है। इफ़ यू हैव अ वेरी ऑयली स्कैल्प तो आपको यूज़ करने चाहिए शैम्पूज जो कि ट्रांसपेरेंट शैम्पूज हैं। तो ट्रांसपेरेंट शैम्पूज जो होते हैं उनमें कंडीशनर नहीं होता, तो वो ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस केस में फिर नीचे के बाल तो और ड्राई फ्रिजी ब्रिटल होंगे, तो उसमें आपको कंडीशनर लगाना है। तो कंडीशनर में अच्छे कंडीशनर्स अवेलेबल हैं। मैं एक जो मुझे पसंद आता है वो है लॉरियल का, इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, हाइलुरॉन रेंज उनकी, उसमें जो लैवेंडर कलर की रेंज है वो बहुत अच्छी है। उसमें उनका नाइट का मास्क भी है, उसमें उनका कंडीशनर भी है, तो वो बालों पे लगाने से मतलब रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड इट्स इकोनॉमिकल, हाइड्रेटिंग बिकॉज ऑफ हाइलुरॉनिक एसिड। एंड आई थिंक कंडीशनर का रोल वहाँ पे बहुत है, जब आपको डीटैंगलिंग बहुत इजी हो जाता है, आई थिंक उसकी वजह से सब्सिक्वेंट हेयर लॉस जो या हेयर फॉल आपका दिखता है आपको कोमिंग में या वैसे या बाल धोते हुए भी फॉर दैट मैटर, वो कंडीशनर के डीटैंगलिंग से नहीं होता। मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि जो लोग अब बहुत ज्यादा हेयर सीरम्स वगैरह लगा रहे हैं, स्पेशली मिनॉक्सिल, रेडेंसिल, रात को लगा के सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं पानी से तो ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, तो दे कंप्लेन। और बस ये है कि फिर उनका सवाल एक ही है कि ऑयलिंग कर लें क्या, whereas आई थिंक कि आप सीरम जब रोज लगा रहे हो सो प्रॉब्ली हमें ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक कंडीशनर लगा लो, वो ज्यादा समझदारी है और 2 मिनट देन ऑयलिंग। या वेरी ट्रू। सो नाउ वी कम टू एन एंड एंड थैंक यू डॉक्टर निवेदिता कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मेरे बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया, जो लोगों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने कोशिश वही की है कि मैं वो पूछूं जो शायद वो घर पे भी मैनेज कर सकें अगर आपका पॉडकास्ट सुनते हैं तो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि हमें जवाब देने चाहिए, सो आई थिंक आप हमें कमेंट करके सेक्शन में बताएं एंड हम उसके जवाब देंगे। आई होप द वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।